हेलो बी स्मार्टियंस। आज के साइंस के क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर इन द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म obtains energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। अब होता क्या है, देखो कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो हमारे नाक के से अंदर जाता है, फिर वो हमारे फूड के साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होने के बाद वो उस फूड को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद वो एनर्जी रिलीज़ करता है और जो बच जाता है वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको वो हमारे बॉडी से रिलीज़ कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है। तब यहाँ पे एक चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दोनों के दोनों सेम होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दोनों अलग अलग पार्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग में होता क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, बस इतना ही होता है। सांस लेना, सांस छोड़ना, इसी को हम कहेंगे ब्रीदिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की तो इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। अब इसमें हम सांस लिए, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज को तोड़ता है, तोड़ने के बाद फिर वो एटीपी देने लगता है एनर्जी। अब उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे बॉडी से बाहर आता है। तो इतना कुछ जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था ना एडीपी, एटीपी एंड पीआई के बारे में। चलो पढ़ लेते हैं। एडीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड पीआई का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो पूरा का पूरा बेसिकली होगा क्या कि जब हमारा बॉडी रेस्पिरेशन कर रहा होता है तो रेस्पिरेशन करते वक्त सबसे पहले एडीपी हमारे सेल के अंदर होता है। एडीपी में कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, देखो डाइफॉस्फेट। तो एडीपी में कितने फॉस्फेट ग्रुप हो गए, 2। एटीपी में कितने फॉस्फेट ग्रुप हो गए, 3। एंड पीआई में कितने फॉस्फेट ग्रुप हो गए, 1। तो अब जरा गौर करना, मुझे एटीपी बनाना है, हमारे सेल को एटीपी चाहिए। जब तक एटीपी फॉर्म नहीं होगा तब तक हमारा सेल जो है वो हमें एनर्जी नहीं दे सकता। अब एटीपी फॉर्म करने के लिए इसमें कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं, 3। अब हमको चाहिए क्या, 2 + 1, है ना। तो हम क्या करेंगे, डाइफॉस्फेट वाले ग्रुप को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेंगे, तब जाकर ये तुम्हारा एटीपी बनेगा। इजंट इट वेरी इजी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हमारा सेल जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे करता है, एक एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है तो वो एटीपी मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। ठीक है ना। अब हमारा बॉडी जो है वो सारे एनर्जी को एक बार में कंज्यूम तो करता नहीं है, तो वो कुछ एनर्जी को क्या करता है, बचा कर रखता है। तो जब वो एनर्जी को बचा कर रखेगा तो इन फ्यूचर जब उस एनर्जी का हमको यूज़ करना हो तो एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर कर एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी, इन तीनों को रिलीज कर देता है। एनर्जी यहाँ पे कितना निकलता है, 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हमारा एनर्जी फॉर्म होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, और जब हमारे सेल को एनर्जी चाहिए होता है तो यही एटीपी जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके टूट जाता है और हमें एनर्जी देने लगता है। सेकेंड प्रोसेस मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर 2 डिफरेंट प्रोसेस। अभी मैंने आपको ये बता दिया कैसे है। आगे देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, कौन कौन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें तो पता ही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, दैट टेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारा बॉडी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करता है तब वहाँ पे हम लोग उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहेंगे, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन नहीं होने पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रेस्पिरेशन कर रहा है तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसमें जब ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। पायरुविक एसिड बोलो या पायरुवेट बोलो,
कंफ्यूज मत होना, पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट दोनों के दोनों सेम होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला आएगा लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C3H6O3। तो चलो मैं आपको ये प्रोसेस समझाता हूँ कि आखिर यहाँ पे होता क्या है। ये हमारा फूड जो है, ये फूड था, अब ये फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कहाँ गया भाई, साइटोप्लाज्म में गया। ये हमें पता है कि एक सेल है, हम लोग चलो इसको सेल मान लेते हैं। ये बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, और ये हमारा है मिटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है ना, इसलिए मिटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। तो इस सेल में सबसे पहले तो फूड हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में टूटा, अब टूट के ये क्या हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज जो है वो आगे फर्दर इसी साइटोप्लाज्म में टूटेगा जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जो ग्लूकोज हमारे इस सेल में पहुँचा है, अब ये ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। जब हमारा बॉडी रेस्पिरेशन करेगा ना, तो वही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये क्या बना देगा, पायरुविक एसिड। मैं इसको शॉर्टकट में PA लिख देता हूँ। तो पायरुविक एसिड बना दिया। अब ये पायरुविक एसिड जो है वो इस मिटोकॉन्ड्रियन के अंदर जाएगा, और मिटोकॉन्ड्रियन के अंदर जाकर ये और फर्दर टूटकर ATP मॉलिक्यूल देने लगेगा। इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लो कि अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दे कि ग्लाइकोलाइसिस ऑफ फूड जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। यानी एक सेल के साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन होता है, और उसी ऑक्सीडेशन से वो पायरुविक एसिड फॉर्म करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके आगे क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड जो है वो मिटोकॉन्ड्रियन के अंदर जाता है, और मिटोकॉन्ड्रियन के अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, वहाँ से एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मिटोकॉन्ड्रिया आर दी पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी सेल्स होते हैं सबको पावर देने का काम कौन करता है, ये मिटोकॉन्ड्रिया करता है। क्या आई होप कि अभी तक का आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा इस रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये ग्लूकोज जो है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, अभी मैंने बताया। अब ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद वो क्या होगा, पायरुविक एसिड में टूटेगा, और पायरुविक एसिड में टूटने के बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिटोकॉन्ड्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस 38 ATP देगा। ध्यान रखना, ये 36 to 38 ATP देता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, एनिमल सेल्स में। अब एनिमल सेल्स में कहाँ पर होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये जो लास्ट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड होता है, या फिर हम बोलें कि ओवरऑल जो लास्ट प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो कहाँ पे होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आई होप कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो मैंने इसको थोड़ा सा इक्वेशन में तोड़ दिया है, इसको आप ध्यान में रखना कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, हल्का सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ येस्ट वगैरह में ही होता है, बल्कि ह्यूमन बॉडी में भी होता है। सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, मसल सेल्स में ही होता है। ठीक है, तो हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि ये येस्ट में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, एंड मसल्स में भी होता है। तो इसको जानने से पहले एक छोटा सा टर्म आएगा आपके सामने, फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है, देखो, फर्मेंटेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द सब्सटेंसेस अकर्स बाय येस्ट, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी एक सब्सटेंस को जब वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके तोड़ के किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज कर देता है, इसी को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो टाइप के फर्मेंटेशन आएंगे, ध्यान रखना। एक होगा आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सेकेंड हो जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब होता क्या है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, मैं आपको पहले समझा लेता हूँ। जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो ना, जब बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो, तो किसी एक पर्टिकुलर मसल में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और हमारा हार्ट जो होता है वो इतना जल्दी ब्लड को पंप नहीं कर सकता। हमारा लंग्स जो है, हमारा ब्रेन इतना जल्दी वहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं सप्लाई दे पाता है। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे नहीं हो पाती, डैट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो वहाँ पे क्या फॉर्म होने लगेगा, लैक्टिक एसिड। देखो, अब ये लैक्टिक एसिड जैसे ही फॉर्म होगा ना, वहाँ पे हमारे जो मसल्स है वो खिंचा जाएगा।
आपने कभी ये चीज़ महसूस किया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हो या फिर क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो करते करते अचानक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, इजंट इट। तो ये दर्द होता क्यों है आखिर? कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह करते हैं, तो उस समय किसी एक जगह पे मसल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तुरंत वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाने के कारण ये आपका जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में चेंज तो होता है, लेकिन अब इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता, इसीलिए वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और उस समय ये एनर्जी बहुत ही कम देने लगता है। जनरली एनर्जी आपका 38 एटीपी होना चाहिए, लेकिन ये आपका कितना देता है? ओनली 2 एटीपी देता है। इससे हमारा बॉडी सही से काम नहीं कर पाता और वहाँ पे मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। उसके बाद आपको इसमें करना क्या चाहिए? आपको हॉट शावर लेना चाहिए या फिर आपको पैर वैर हिलाना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन का फ्लो जो है वहाँ पे जाने लगे। जैसे एक बार ऑक्सीजन का फ्लो चला जाएगा फिर आपका बॉडी अच्छे से काम करने लगेगा। तो ये था आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एंड सेकेंड आता है अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है, इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता क्या है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? यीस्ट में होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा ग्लाइकोलाइसिस करके, उसके बाद यीस्ट के सेल में ये क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी रिलीज करता है। अब ये चीज़ आप कहाँ पे देखोगे? जब ब्रेड वगैरह बनती है ना, तो आप एक चीज़ नोटिस किए होगे, जब भी आप ब्रेड खाते हो तो वो ब्रेड फुला हुआ होता है, इजंट इट। केक्स वगैरह खाते हो तो वो केक फुला हुआ होता है। तो वो आखिर फुला हुआ क्यों होता है? तो जब यीस्ट के सेल को वहाँ पे डाला जाता है ना, तो यीस्ट क्या करता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते वक्त इथेनॉल बनाता है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वहाँ से निकलना चाहता है और निकलने के सेंस में वो क्या करता है? उस चीज़ को फुला देता है। तो कोई भी केक वगैरह, ब्रेड वगैरह जो फुला हुआ होता है ना, वो किस केस में होता है कि यीस्ट का सेल जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो वहाँ पे क्या होता है? वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। उसमें अल्कोहल का तो फॉर्मेशन होता ही है, लेकिन वो CO2 गैस रिलीज करता है। अब वो CO2 गैस जब रिलीज होता है ना, उस समय वो चीज़ों को क्या करता है? ऐसे ब्रेड वगैरह को उठा देता है, उसको स्पॉन्जी बना देता है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ये वाइन, शराब वगैरह जो बनती है ना, चाहे मैं वाइन की बात कर लूँ, बियर की बात कर लूँ, है ना, जितने बेवरेजेस होती हैं, शैम्पेन वगैरह, तो जितनी भी चीज़ ऐसे जिसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से ही होता है। इसमें यीस्ट क्या करता है? उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कराया जाता है और इन केस वो क्या करता है? अल्कोहल जनरेट करता रहता है। एक समय वो इतना अल्कोहल जनरेट कर देता है कि वो उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है और वो यीस्ट क्या होता है? वहीं पर मर के नीचे बैठ जाता है और ऊपर से अल्कोहल को निकाल लिया जाता है और वही उसी से आपका बियर या वाइन, शैम्पेन और बड़े बड़े चीज़ें जो हैं, जो भी ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो उसी से बनती है। तो अब आपको समझ में आया कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा कि 2 टाइप के फर्मेंटेशंस होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है? ह्यूमन मसल्स में होता है। कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे क्या होगा? इससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसके बाद हमने क्या देखा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट सेल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता ही है, साथ साथ में वो क्या करता है? अल्कोहल फॉर्म करता है, इसीलिए इसको हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और इन दोनों केस में जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत 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 ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसी को मैंने एक समराइज कर दिया यहाँ पे, आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड का जो क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर है ना, पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन पे। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होगा, ठीक है, दोनों केसेस में ग्लाइकोलाइसिस होते ही हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस तो हो गया। अब ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट का जो फ्यूचर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन मिला उसको तब वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी रिलीज कर देगा। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला और अगर मैं ह्यूमन सेल्स की बात कर रहा हूँ या फिर मसल सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा? आपका लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा और साथ में 2 एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर मैं यीस्ट की बात करूं तब अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ये क्या फॉर्म कर देगा?
आपका C2H5OH यानी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बस इतना आप ध्यान रखो। आपका रेस्पिरेशन जो है इधर के लिए तो कंप्लीट हो गया। अब आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आएगा, फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग आएगा, और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाने की। अगर मेरे साथ आपको बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इंग्लिश की भी वीडियोस बहुत ही जल्द आने वाली है। एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।